देना, मेरा रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ये तो खुद ही से स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। बस ठीक है, आप कैरी ऑन करें। एक सेकंड, कहाँ से होगा वो शेयर, कहाँ से? मेरा थोड़ा लैपटॉप में स्लो है। कब क्यों है? स्क्रीन हो रही है? नहीं, नहीं हो रही है। 1 मिनट हो जाएगी। लोडिंग हो रही है। फिर मैं जूम का कोई इशू है, टेक्निकल है ये? लैपटॉप में हैंग करता है? कोई वायरस या कोई बग, इनकी कोई मसला है इसके अंदर? मोबाइल भी क्रैश कर देता है। तो मैं दो अकाउंट से करूँ? एक कंप्यूटर से भी कर सकती हूँ, अगर फोर सपोज करना हुआ तो दो दो करके। हो जाएगा, अभी नजर एक। आ जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, लोडिंग हो रही है, थोड़ा वेट कर लो। ओके। नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं है, स्टिल लोडिंग। अब नजर आई? नहीं। जी, आ अब गई। नजर आ गई। आ गई आ गई। ओके। अच्छा, यहाँ है एक पार्टिसिपेंट्स का खुल गया। ठीक है, स्टार्ट करें। जी, स्टार्ट। जी। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम। So here we are going to discuss about the renal function and electrolyte test. So first of all, we all are thanks to Fida Mohammad Shiraz. हम जो स्पीकर्स हैं आज जो है हम जो है रीनल फंक्शन टेस्ट और जो हम उसके बारे में जो इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड टेस्ट को हम सब डिस्कस करेंगे होते क्या है। और उसका रेफरेंस है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू। ठीक है। सो हमारे आज के स्पीकर्स ये हैं यानी जो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ताबा खान जो आज डिस्कस करेंगे कॉमन डिनर के हवाले से।
और फिर उसके बाद है आयशा इनाम, डॉक्टर आयशा इनाम, फिर वो जो है डिस्कस करेंगी इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के हवाले से। और जो है फिर लास्ट में जो है उजैर अहमद, वो जो है हमें एसेंशियल मिनरल्स के बारे में बताएंगे। तो फर्दर फिर अब हम आगे जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। So here is our introduction. So first of all, I'll give the introduction. So here is the common renal test. So what are common renal tests? So renal function may be assessed by the measuring blood urea nitrogen. So blood urea nitrogen क्या होता है? So blood urea nitrogen basically जो हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है उसके हवाले से होता है। सो जब ब्लड के अंदर नाइट्रोजन मीन्स जैसे आपको पता है अमोनिया कंपाउंड, हमारे जो है ब्लड के अंदर जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। सॉरी, मेरी आवाज में क्या मसला हो रहा है? पीछे नहीं, से ठीक है बैकग्राउंड में प्रॉपर। कोई नहीं सही आवाज है। आ रही थी बस। चलो आगे हाँ कंटिन्यू हाँ करो। हाँ, सही है। सो फर्दर जो है फिर फर्दर ब्लड नाइट्रोजन के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है उसके अंदर क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है। अब जस्ट फॉर सपोज और हमारे डिफरेंट यूरिया होते हैं। और सीरम के अंदर भी क्या है? सीरम क्रिएटिनिन के अंदर भी हमारे मौजूद होते हैं। अब सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है बेसिकली? सीरम क्रिएटिनिन के अंदर जैसे कि फॉर सपोज के क्रिएटिनिन का लेवल हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज हमारी पूरी बॉडी का कितने 4 to 5 ml हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है, तो उसके अंदर जो है हमारा क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 1 mg ही होना चाहिए। फिर फर्दर हमारे आते हैं रीनल फंक्शंस। ठीक है, तो रीनल फंक्शंस जो है वो हमारे एज के इंटरप्रेट वैल्यू होती रहती है। तो दैट्स द फैक्टर, जैसे कि एज भी आ जाता है, फिर उसके हमारे जो है जेंडर वगैरह भी आ जाता है, वो सब जो है कर देता है। जैसे फीमेल्स के लिए अलग होंगे, फीमेल्स अगर बड़ी अब उसके बाद फर्दर जो है हम जो है टेस्ट करेंगे। फर्दर हमारे जो है टेस्ट होंगे ग्लूकोज फिल्ट्रेशन रेट है। हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो जो हम किस तरीके से करेंगे, उसके अंदर जो है फॉर सपोज हमें रेट के बारे में पता चलेगा। तो रेट किस तरीके से बदलता है? जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना जो है रेट कॉज कर रहा है, कि किस तरीके से जो है हमारी किडनी कितनी फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही। तो उसके अंदर जैसे वो कितना हमारा जो है फिल्टर करा गया है, या फिर हमारे जो है कितने क्रिएटिनिन लेवल फिल्टर हो गए, तो हमारा जीएफआर पता चल जाएगा। जैसे सबको पता है कि जीएफआर क्या होता है? ग्लोमुलर। ये जो ग्लोमुलर जो किडनी फिल्टर फिल्ट्रेशन कर रही है। फिर फर्दर जो है हमारी क्या आ जाती है? रीनल डिजीज। रीनल डिजीज के अंदर की पॉइंट में क्या, इन मैनी रीनल डिजीज यूरिया एंड क्रिएटिनिन accumulate in the blood because they are not excreted properly. So इसके अंदर कैसे बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट रीनल डिजीज है वो किस वजह से हो जाती है? उस वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमारे यूरिया और जो क्रिएटिनिन है ब्लड के अंदर वो जो है जो एक्यूमुलेट प्रॉपरली नहीं कर पाते। फिर फर्दर जो ये टेस्ट है वो क्या करते हैं, यानी कि ये टेस्ट में हम जो इसको डोजेज डिटरमाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो हमारी ड्रग है वो किस किस तरीके से एक्सक्रीट कर रही होती है? वो एक्सक्रीट कर रही होती है किडनीज के जरिए से। तो हम इसको जो है ड्रग डोजिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दैट्स द मेन फैक्टर। अब जैसे हमारे ड्रग्स हैं, पेंट्स वगैरह भी लगे हुए होंगे, यानी यूज होते हैं हमारे के फॉर सपोज हमारे जिसमें डिफरेंट क्लोराइड्स वगैरह हो गए, कैल्शियम वगैरह यूज होता है। तो आप सब पता है जो इस्तेमाल होते हैं उनकी भी जाने की या निकलने की तादाद, या फिर हमारे जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके भी, अब जो फॉर सपोज हमने कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर लिया, अब उसकी जो है तादाद क्या है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें जो है हमारी इंक्लूड हो जाएंगी। दैट्स द बेनिफिट। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयशा समझाएंगे। Assalamualaikum. Aisha Inam from Pharmacy third year and discuss electrolytes. So first we have idea about what is electrolytes. Electrolytes basically electrically charged blood होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट में क्या करना होता है? ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेजर कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं?
लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स। और इन सारों का ही हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, लाइक हमारे नर्व फंक्शन को मेंटेन करने में, हमारी मसल्स फंक्शन को मेंटेन करने में, और सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये क्या होता है, बेसिकली पार्ट होता है मेटाबॉलिक पैनल का और कंप्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल का, जो हमारी बॉडी में ब्लड टेस्ट को मॉनिटर करते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल के लेवल को बैलेंस रखते हैं। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर जैर अहमद, please come here and introduce his topic. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसे कि आयशा ने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूरा कंप्लीट गाइडलाइंस और डिटेल्स दी, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स का दूसरा एक सब पार्ट कह लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ही हमारे पास दूसरी चीज़ होती है मिनरल्स। अब मिनरल्स जो है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और वो कौन से एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल और बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अच्छा, ये मिनरल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नर्व फंक्शनिंग के अंदर, यानी ये हमारी जो भी नर्व इम्पल्सिस है, हमारी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है और स्पाइनेशन है, इसके अंदर मस्कुलर एक्टिव हो गया, हमारा मसल्स के अंदर एक्टिव मांसपेशियों का जो बैंड्स बनते हैं वो, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन हो गई, एटीपी, एटीपीएस जो भी हमारी बॉडी की तरह होती है, इन सब की रेगुलेशन के और हमारी हेल्दी बोन्स के लिए ये सारे मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। हम इनके मिनरल्स की के पास दो टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी आयशा ने बताया। एक है हमारे पास बेसिक मेटाबॉलिक पैनल यानी कि बी, और कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल सीएमपी। ये दोनों टेस्ट जो हैं इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स दोनों के लिए ही हमारे पास ज़रूरी हैं, और ये हमारी बॉडी की केमिकल बैलेंसेस को और उनकी रेगुलेशन को शो करते हैं। अच्छा, इनकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपनी बॉडी के अंदर होने वाली स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ मैच करके बॉडी के अंदर अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, किसी को किडनी डिजीज़ हो रही है, यानी किसी को, किसी की न्यूट्रिशन बहुत खराब है, या किसी को हार्मोनल कोई इश्यूज हैं, इसी तरह कोई और अंडरलाइंग इशू है जो कि इन मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स से जुड़ा हुआ है, तो वो हम लोग इन टेस्ट के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, हम लोगों को अपने मिनरल्स के रेगुलर मॉनिटरिंग की नीड होती है, ताकि अगर कोई इम्बैलेंस हो तो हम उसको जल्द अज जल्द मैनेज कर सकें और ट्रीट कर सकें। समरी वह यही बनती है हमारे पास कि मिनरल्स जो है हमारे पास बॉडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, और इनकी जो टेस्ट हैं वो हमारे हेल्थ चेकअप के लिए और बॉडी की केमिस्ट्री के लिए, और साथ साथ उनकी राइट अमाउंट जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हम वो टेस्ट जो आगे करेंगे फिर। तो ये था मिनरल्स का सारा इंट्रोडक्शन। अब ताबा कॉमन मिनरल टेस्ट के बारे में सारी डिटेल्स हम लोगों को बताएंगे। सो अब कॉमन टेस्ट पर हम बढ़ते हैं। सो आगे करें। सो हियर इज दी अबाउट कॉमन रीनल टेस्ट। तो कॉमन रीनल टेस्ट सबसे पहले जैसे पढ़ा कि हम जो है रीनल्स की डिजीज वगैरह के बारे में, उसमें जीएफआर लेवल और वन वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सब है क्या। तो सबसे पहले जो हमारे टेस्ट किसके लिए करेंगे, हम रीनल डिजीजेस की वजह से करेंगे। तो रीनल डिजीजेस होती क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे टेस्ट हैं वो आजकल ये जो हम टेस्ट किस पे इस बेस कर रहे हैं, हमारे नाइट्रोजन बेस के ऊपर। जो हमारी डिजीजेस कॉज हो जाती हैं जो नाइट्रोजन वेस्ट की वजह से, उसको हम बोलते हैं एडिमा। सो दिस जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज ए ट्यूमर रेफर्स टू द एक्सेसिव नाइट्रोजन वेस्ट। जो हमारा एक्सेसिव नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, किसके अंदर, जो किसकी जो है हमारी जो है किस सूरत हाल में किस लिहाज से, तो वो यूरिया नाइट्रोजन है, तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन है उसके लेवल के लिहाज से हो जाएगा, या फिर जो हमारी किडनी की शक्ल के अंदर मौजूद होगा। और फिर फर्दर जो हमारी जितनी भी डिजीज जो क्लिनिकल सिंड्रोम्स कॉज होते हैं हमारे रीनल जो है इन सारी चीजों की वजह से, उन सबको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया। ठीक है, यानी जितने भी हमारे क्लिनिकल सिंड्रोम्स हमें कॉज जाएंगे जो हमारे रीनल फंक्शन के डिक्रीज होने की वजह से, उसे हम यूरेमिया कहेंगे। और एजोटीमा भी यूरेमिया के अंदर ही आ जाएगा, यानी कि एजोटीमा की वजह से क्या हो रहा है, हमारा रीनल फंक्शन डिक्रीज हो रहा है ना, रीनल फंक्शन की डिक्रीज होने की वजह से हमारा
क्रिएटिनिन लेवल जो है हमारा बॉडी के अंदर, सॉरी हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा है, यानी हमारी जो रीनल है, यानी जो हमारी किडनीज है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है, ना हमारा नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है, ना नाइट्रोजन हमारा जो, दोनों यूरिया के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे टर्म्स हो गए कि हम रीनल डिजीजेस को एक तरीके से बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एजिटीमिया पे, अच्छा टाइप्स ऑफ एजिटीमिया क्या होती हैं, जो इनकी होती है 3 टाइप्स, रीनल एजिटीमिया और फिर पोस्ट रीनल एजिटीमिया। सो रीनल एजिटीमिया क्या होता है? रीनल एजिटीमिया रिजल्ट्स के अंदर, यानी कि रीनल पार्ट आपको जैसे पता चल रहा है एरिया, ठीक है, किडनी से रिलेटेड एरिया के अंदर क्या क्या आ जाएगा? किडनी से रिलेटेड एरिया के अंदर आ जाएगा हमारा ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन्स, तो उसकी वहां पे जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस जो है हमारी हो जाएगी। तो आइटिस से सबको पता चल रहा है इन्फ्लेमेशन, तो हमारे नेफ्रॉन्स और जो हमारे ग्लोमेरुलस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा रीनल फंक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बर्न और जो क्रिएटिनिन है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें कॉज क्या हो जाएगा? रीनल एजिटीमा इस, और फिर उसके बाद पायलोनेफ्राइटिस। इसी तरीके से हमारी किडनी है उसके अंदर हमें जो है नेफ्राइटिस, ये जो है हमारे वहां पे भी इन्फ्लेमेशन हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर और जो हमारी पंकोन्स होती है उसके अंदर जो है हो जाएगी। फिर फर्दर ये 2 डिजीज है रीनल एजिटीमिया के नतीजे में हुई, फिर फर्दर आ जाते हैं हम प्री रीनल एजिटीमिया की तरफ। सही है, तो प्री रीनल रीनल एजिटीमिया मीन्स यानी कि किडनी से पहले, ठीक है, नाम से पता चला, नाम पे गौर करें। किडनी से पहले क्या आता है? किडनी से पहले आता है हमारा ब्लड। ब्लड आ गया, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड जो है किस पे कंपोज कर रहा होता है? ब्लड जो है वाटर लेवल पे ज्यादा कंपोज कर रहा है, एज वी ऑल नो आवर ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ, यानी बॉडी जो हमारी 70% वाटर से बनी है, और हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा जो है तादाद सीरम की शक्ल में वाटर के अंदर है, यानी सीरम में सबसे ज्यादा वाटर है, तो हमें जो है डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगी। मीन्स यानी कि हमारी जो किडनी है वो जो है ज्यादा जो है अंदर हमें जो है न्यूट्रिएंट्स हो गए, मीन्स यानी कि हाइड्रेशन हो गई है, उसके बाद हमारे पानी का लेवल ज्यादा जा रहा है, और बकायदा हमारे नाइट्रोजन वगैरह हमारी ज्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, यानी पानी ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, हमारी जो है रीनल सही से फंक्शन कर रही है, हमारे ब्लड यानी कि रीनल एरिया से पहले हो गए। फिर हीमोरेजिक शॉक्स आ जाएंगे। हीमोरेजिक शॉक्स यानी कि ब्लड के अंदर हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंसिंग की वजह से क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी शॉक में भी जा सकती है, यानी इनसे बेहोश होकर गिर सकते हैं। अच्छा, और फिर एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक, अगर ज्यादा प्रोटीन का इंटेक करेंगे तो फिर क्या? हमारा जो है ज्यादा नाइट्रोजन होगी बॉडी के अंदर, किस वजह से? क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ही लिवर में होता है, और फिर जो उसके नतीजे में यूरिया प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, फिर फर्दर हमारा एक इम्पैक्ट करेगा, फिर आ जाता है हमारा पोस्ट रीनल ट्यूमर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिंपल, जैसे अब पोस्ट रीनल, यानी अब किडनी रीनल एरिया के बाद क्या आ जाता है? किडनी के बाद आ जाता है हमारा यूरेथ्रल, और जो है हमारा यूरेथ्रल एरिया, ठीक है, यानी हमारा जो यूरेथ्रल एरिया पे वहाँ पे जो है हमारी जितनी डिजीज होंगी वो क्या होती है? यूरेथ्रल और यूरेथ्रल स्टोन और प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि हमारे प्रोस्टेट वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज हो जाना, तो यहाँ पे जितनी, यानी कि बस नाम से जो पोजीशनिंग है जहाँ पे जो फंक्शन डिसफंक्शन होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब सब हमने पढ़ लिया कि क्या होती है डिजीज वगैरह, तो अब हमें टेस्ट करना है। टेस्ट के अंदर जो है जिन चीजों की वैल्यूज आती हैं अब उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा बन बन की फुल फॉर्म क्या है? जैसे पहले पढ़ी थी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है किसके नतीजे में फॉर्म होता है? यूरिया, बेसिकली इसको हम यूरिया बोलते हैं, जो हमारा अमोनिया यूरिया की शक्ल में हमारे लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो किस तरीके से ये जो है एंड प्रोडक्ट होता है हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, हमारे लिवर में होता है, फिर उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल करता है, फिर किससे एक्सीड? किडनी से, ठीक है। अभी किडनी से एक्सीड आउट होता है, फिल्टर यानी कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस से पहले इसकी फिल्ट्रेशन भी जरूरी है। कहाँ पे फिल्टर होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर filter होता है, जो हमारी किडनी का पार्ट है, आप सबको पता है, यानी कि हमारा ग्लोमेरुलस बाउंड्री के साइड पे जो है बना होता है, एक नेटवर्क होता है, वहां से जो है क्या होता है? फिल्टर आउट हो रहा होता है। फिर फर्दर हमारा आ जाता है ट्यूब्यूलर रीजन, ठीक है, ट्यूबुलर रीजन आ जाता है, जो हमारे असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब आ रहे होते हैं,
वहां पे ऑब्जर्प्शंस होती हैं, ठीक है। यानी ऑब्जर्व होता है कितना, 40% हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रीऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर नॉर्मल कंडीशन हुई तो इसके नतीजे में यानी कितना बचा, 60%। 60%, 40% ब्लड में चला गया, अब कितना बचा, 60%। तो 60% हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आता है किडनीज के थ्रू, ठीक है, यूरिन में। तो इसकी हमारी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में कितनी होनी चाहिए, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे 8 लिखी हुई है, बट हमारे जो आगे हैं स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे मिस्टेक हुई है फिलहाल, मगर इसकी वैल्यू है 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आगे की स्लाइड्स में भी है टू 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और इसकी अगर हम दूसरी यूनिट में देखें, दूसरी यूनिट भी इसकी कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी यूनिट क्या है इसकी, मिलीमोल पर, तो उसमें कितने, 3 to 6.5 मिलीमोल पर लीटर, ओके। तो ये हमारे नॉर्मल वैल्यू हो गई, नॉर्मल वैल्यू की रेंज। अच्छा, तो इसके अफेक्ट कौन कौन से रीजन करते हैं, जैसे कि हमें पता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म से ही ये फॉर्म हो रहा है, यानी नाइट्रोजन की तादाद है, तो ये प्रोटीन इंटेक से ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद हमारी रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, अगर हमारा रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए, फोर्सेबल ब्लड के प्रेशर वगैरह हो गया, जैसी चीज हो गया, हमारे रीनल जीएफआर का रेट हो गया, जो हमारे रीनल की साइड पे अगर ब्लड प्रेशर लो है, जो ब्लड सही से फ्लो नहीं कर रहा, तो उन सब तो फिर जीएफआर पे इफेक्ट पड़ेगा। जीएफआर पे इफेक्ट पड़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा ब्लड का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होगा। फिर फर्दर हमारे आ जाए हम, ब्लड जो लेवल है हमारा जीआईटी, जीआईटी में कितना होगा, तो जीआईटी के अंदर भी हमारा क्या होता है, फिर अगर वहां पे गया तो गैस्ट्रो ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके लिए अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी ऑब्जर्प्शन हुई है, कितनी ऑब्जर्प्शन नहीं हुई है हमारी फूड की, प्रोटीन वगैरह की। फिर फर्दर आ गया हमारा डिक्रीज बर्न लेवल, क्या होता है फैक्टर्स के बर्न के इंक्रीज होने डिक्रीज होने से क्या होगा, अगर बर्न का लेवल ज्यादा हमारा डिक्रीज हुआ हुआ हो, तो हमें क्या होगा, लिवर लिवर डिजीज। इसका मतलब ये है कि अगर बर्न का लेवल डिक्रीज है ब्लड में, तो इसका मतलब ये है कि लिवर जो है प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा। और अगर इंक्रीज होगा तो ये हमारे रीनल डिजीज है, यानी कि हमारी जो किडनीज है वो सही से बन की फिल्ट्रेशन यानी नाइट्रोजन फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है। प्लीज, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट फॉरवर्ड। सो अब है हमारा सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। सो हमारा सीरम क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन के अंदर अब हम आ जाते हैं हमारे एफडीआर। तो सीरम क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कैसे होती है, सीरम क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन होती है, हमारी होती है कि हमारी किस तरीके से सीरम क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होगा, वो हमारी मसल्स के ब्रेकडाउन की वजह से जो सीरम क्रिएटिनिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर फर्दर जो है उससे हमारे क्या होता है, ग्लूमरल फिल्ट्रेशन वगैरह उसके जरिए से, फिर यानी कि एक्सीट किस तरीके से होगा, हमारे ग्लूमरल फिल्ट्रेशन उसके तरीके से एक्सीटा हो जाए, एक्सीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन, वही सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। प्रोडक्ट किसकी वजह से हुआ, हमारे मसल्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद एक्सीट किसकी वजह से, जीएफआर की वजह से। सो इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, सो इसकी नॉर्मल वैल्यू है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। सो वैल्यू इतनी हो गई 52 1110 मिलीमोल पर लीटर। तो ये जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू अवर मसल मास, ठीक है। मीन्स यानी कि अब उतनी जो है हमारे सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू होगी। अब जैसे कि फॉर सपोज एथलीट्स हैं, एथलीट्स के अंदर जो है वैल्यू ज्यादा होती है, इसके इस लिहाज से क्योंकि उनका मसल मास ज्यादा होगा, उनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा होती है। और फिर उसके बाद अभी हम इसके आ जाते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। यहाँ तक अभी तक सब क्लियर है, मुझे मैसेज पे बता सकते हैं क्लियर है सबको या नहीं है, ओके। अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो वो जो है मैसेज कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की तरफ, ओके, ठीक है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन्स यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है, अब क्या है वो उसके पैरेलल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारे मसल ब्रेकडाउन हो रही है तो उसकी वजह से हमारा फिल्ट्रेशन रेट है, अब फिल्ट्रेशन रेट जो है हमारा % ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि पैरेलल है। जैसे डायवर्शन होता है ना, अगर फिल्ट्रेशन रेट हमारा डिक्रीज हो गया तो हमारी क्या ऑक्सीजन की क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ज्यादा जो हमारी क्रिएटिनिन है
सीरम क्रिएटिनिन, यानी सीरम क्रिएटिनिन क्या होता है ब्लड में, वो जो है ज्यादा सेंसिटिव है बजाय बम के, यानी कि ब्लड इरोजन के। क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा सेंसिटिव है रीनल डैमेज को इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, हमें फर्दर जो है डिजीज वगैरह भी कॉज, यानी कि डिजीज वगैरह कॉज हो सकते हैं फर्दर, जो है हमारा एज अ पॉइजन भी जो है बॉडी में वर्क कर रहा होता है। तो हमारा रीनल इम्पेयरमेंट, हमारी जो रीनल इम्पेयरमेंट जो है इसकी प्राइमरी कॉज है। मीन्स यानी कि क्रिएटिनिन का लेवल अगर हमारे रीनल में कोई डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया डिसऑर्डर हो, तो तब भी जो है हमारा क्रिएटिनिन का लेवल हो सकता है डिसऑर्डर, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो जाए, कैसा भी डिसऑर्डर हो जाए, तो उसके वजह से भी क्रिएटिनिन का लेवल जो है बॉडी में ज्यादा हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा, किन किन चीजों की वजह से जो है क्लिनिकली इफेक्ट कर रहा होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर फर्दर आ जाते हैं इसके हम फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कैसे हैं, इसके फैक्टर्स हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि डबल, फोर सपोज हमारा जो क्रिएटिनिन का लेवल है ओके ब्लड के अंदर डबल हो जाता है 50%, अगर जीएफआर हमारी बॉडी में 1 mg/dL जो है क्रिएटिनिन है, सो हमारी बॉडी का मतलब यानी कि 100% जो है देख रहे होंगे जैसे कि टेबल बढ़ता है वैसे डबल हो रहा है, वही बात आ गई। सो अब हम देखते हैं आगे आगे आगे, जैसे लीटर, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको कहते हैं चौथाई हिस्सा। चौथाई हिस्सा कितना हो गया, यानी हमारी किडनी कितनी फंक्शन कर रही है, 25%। ओके, अब नेक्स्ट। सो यहाँ पे जो है वैल्यूज हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, यानी कि कितनी हमारी फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए, फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए, इन सबसे रिलेटेड। ठीक है, सो एडल्ट के अंदर कितनी वैल्यू होनी है, एमजी के अंदर 0.62, 1/10, फीमेल 0.45 to 0.75, यानी यहाँ पे जितनी उसके बाद ये बाकायदा ईयर्स के अकॉर्डिंग भी, यानी अब चिल्ड्रन में कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग। इफ यू वांट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने निकाल लिया था, इफ यू वांटेड तो आप सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये फर्दर आपके आगे काम आएगा। ओके, फिर आगे। अच्छा, अब हम आते हैं, यानी कि अब हमने जो भी पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सीरम क्लियरेंस, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस। सो क्रिएटिनिन क्या होती है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस मींस हमारे यूरिन के अंदर कितना जो है क्रिएटिनिन एक्सक्रीट आउट हुआ है। तो ये हमें बताएगा कि हमारा जीएफआर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे हम रफली जो है जीएफआर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसकी फर्दर जो है नॉर्मल वैल्यू क्या है क्रिएटिनिन की हमारी है, वो यानी कि यहाँ पे तभी दिया हुआ ना पर एमएल पर मिनट, यानी कि इतने मिनट के अंदर इतना जो है एक्सीड आउट कर रहा है। सो नॉर्मल वैल्यू, इस वैल्यू क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 75 to 120। तो इसकी अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। सो इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसकी कैलकुलेशन आज आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि इसकी 4 हार्स जो है एग्जामाइन करना होता है जिसकी भी हम जो है ले रहे हैं कैलकुलेशन सही। और फिर उसके बाद उसके जो कितने भी सीरम के अंदर क्रिएटिनिन लेवल वो, और फिर उसके बाद जो क्रिएटिनिन यूरिन से निकलेगा वो। ओके, फिर उसके बाद तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है ClCr। तो यहाँ पे ClCr किसको इंडिकेट कर रहा है, जैसे ऊपर दिया हुआ है क्रिएटिनिन क्लियरेंस को इंडिकेट, और इंडिकेट कर रहा है CO इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन यूरिन। ठीक है, तो इंडिकेट कर रहा है, बी हमें इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यहाँ पे हमने वॉल्यूम किसमें लिया है, आप देख सकते हैं मिलीलीटर्स के अंदर लिए, यूनिट की हमारी लीटर्स में। फर्दर हमारे आगे नीचे CCr, तो CCr हमने इस वजह से लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं C फॉर कंसेंट्रेशन, Cr मीन्स किटनिन, ठीक है, ऐसे ऊपर Cl फॉर क्लियरेंस, और Cr मीन्स किटनिन, जैसे ऊपर ऊपर वाली स्लाइड के अंदर। ओके, फिर फर्दर आगे।
अब आपने फॉर्मूला देखा, तो अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सपोज द सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इज 1 mg डेसीलीटर। ठीक है, 1 mg डेसीलीटर जो है 1 mg/डेसीलीटर सीरम की जो है क्रिएटिनिन जो है कंसंट्रेशन है। ठीक है, के अंदर हम यूरिन कितना है हमारा, 1 यानी 1440 ml यूरिन है। अब वो कितना, इतना सारा यूरिन हमने कलेक्ट किया 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स को हमने सिंपल, आप सब लोगों ने तरीका पढ़ा होगा, 24 आवर्स, हार्स है, हार्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर 114 मिनट्स। ओके, उसके बाद फर्दर हम आ गए, तो ये हमारा आ गया। हमारे बाद हमारा आता है यूरिन के अंदर वॉल्यूम कितना है, यूरिन है हमारा वॉल्यूम 1 ml/मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे पता चल रहा है कि 1 ml/मिनट हमारा कितना है, 1 ml/मिनट हमारा फिल्टर हो रहा है। किडनी जो है फंक्शन आउट कर रही है, यानी इतना फिल्टर कर रही है। सो अब हमें पता लगाना है कि बेसिकली जितना जो है हमारा वो जो हमें किया गया है कि इसके अंदर 14 ml हमें यूरिन मिला है, और तो उसके अंदर जो है कितना हमें जो है हमारा लेवल जो है यानी कि सो हम कितने हमारे क्लियर हुए। ठीक है, परमानेंट कितना जीएफआर जो है कर रही है, कितना जो है हमें मिला है, कितना एमएल किटेनिन है। सही है, तो पहले यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द यूरिन कंटेन्स 100 mg/डेसीलीटर ऑफ किटेनिन। तो यानी कि अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यूरिन के अंदर 100 mg किटेनिन है। ठीक है, किटेनिन अब यानी हमें पता लगाना है कि जीएफआर ने पर मिनट के अंदर कितना है फिल्टर किया है। अब देखिए यहाँ पे केस समझ लें पहले सही तरीके से। एग्जाम्पल है 1 ml/मिनट, मीन्स यानी कि 1 ml/मिनट नॉर्मल वैल्यू। ओके, 1 ml/मिनट नॉर्मल वैल्यू जो हमारी यूरिन जो है जीएफआर कर रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 1 mg/डेसीलीटर क्या है, क्रिएटिनिन नॉर्मल वैल्यू है। ये दो नॉर्मल वैल्यूज हो गई, यानी क्रिएटिनिन जो है 1 mg/डेसीलीटर होना चाहिए, 1 ml/मिनट जीएफआर करता है। ठीक है, ये हो गया हमारी नॉर्मल वैल्यूज। फिर अब हम आ जाते हैं क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी है, या जो हमारे ब्लड के अंदर जो हमने सैंपल यूज किया उसके अंदर कितने, उसके अंदर कितनी है 100 mg/डेसीलीटर। सो ये आ गई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके इन दोनों का हमने कैलकुलेशन की, तो फिर हमें पता चला, क्या पता चला कि हमारा जो जीएफआर है, मीन्स यानी जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो पर मिनट कितना होता है। अब तो इस केस के लिए से पर मिनट हमारा जीएफआर कितना हो रहा है, 100 ml/मिनट। ओके, तो यहाँ पे जो है 1400 था। तो इससे जो है हमें पता चल रहा था बेसिकली कि इसकी तादाद कितनी है, कि यूरिन वगैरह हमें कितना कलेक्ट हुए। तो यहाँ उन्होंने जो इस तरीके से पता चला 1400। तो इस तरीके से बेसिकली कैलकुलेशन थी, मगर जो यहाँ पे बेसिकली 100 mg से हम कितने कितने क्लियरेंस है, और आपको ये जो 1 ml और 1 mg है, ये याद रखना है बेसिकली कि 1 ml/मिनट जो है हमारे जीएफआर फिल्टर करता है, और 1 mg जो है हमारे ब्लड के अंदर कितने क्लियरेंस होता है। ओके, कितने क्लियरेंस इतना होना चाहिए 1 mg/डेसीलीटर ब्लड पर मिनट जो है कितने जो है फिल्टर करता है। तो अब फिर जो जिसके जितना भी किटेन लेवल हमें मिलेगा, कितना किटेन लेवल उसको हम साइड में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे कि कितना जीएफआर पर मिनट कर रहा होता है। तो ये जो है मेन बात थी। आगे अब आपने पढ़ लिए जो है, हमें किन चीजों के टेस्ट लेने हैं। टेस्ट हमें किन किन चीजों के लेने हैं, हमें लेने हैं बन के यानी ब्लड यूरिन नाइट्रोजन के, और यानी एससीआर, उसको हम किटेन भी बोल सकते हैं, सेम। और फिर किसके लेने हैं, हमें हमें लेने हैं फिर उसके किटेन क्लियरेंस यानी सीएलसीआर, किटेन यानी यूरिन के अंदर कितने। तो अब उन सब की कैलकुलेशंस के मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है कॉक क्रॉफ्ट एंड गॉड। तो कॉक क्रॉफ्ट के अंदर हम क्या एस्टिमेट करते हैं, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं किटेन क्लियरेंस, ये यानी सीएलसीआर, उल्टा लिखा हुआ है सीएलसीआर, किटेन क्लियरेंस होता है। ठीक है, फिर फर्दर जो है ये हमें किस किन चीजों में मदद करता है, ये मदद करता है हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को के फंक्शन, यानी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, यानी कि उसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है। तो उसके बाद हमारी जितनी भी मेडिकेशंस हैं, यानी कि जो हमारी मेडिकेशंस वगैरह डोजेजेस
हमारी बन रही होती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट की यूजेज वगैरह भी होती है, क्योंकि कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है, वरना क्योंकि हमें प्रॉपर डोज चाहिए कि पूरी बॉडी के अंदर काम करे। ठीक है, तो ये सब मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन। तो हमें डिजीज की मॉनिटरेशन के लिए भी फायदा जो है कि disease कैसे चल रही है, कैसे वो एक्सीड आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर सपोज हम जो है डिफरेंट सैम्पल, यानी कभी कभार कोई टेस्ट वगैरह हो रहा हो तो उसके अंदर भी फर्दर हम कोई उनको दवाई खिला देते हैं, तो उसकी भी जो है मॉनिटरेशन वगैरह कर रहा होता है। तो फर्दर इस साइड, यानी किडनी के फिल्ट्रेशन के अंदर सारी चीजें होती हैं। अब आपको पता है कि किडनी के अंदर ग्लूकोज लेवल आता है, डिफरेंट चीजें आती हैं, तो सारी चीजें जो है डिजीज को भी देख रहा होता है इसके लिहाज से, यानी किडनी क्लियरेंस के लिहाज से। अच्छा, तो अब जो हमारा दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है हमारा मॉडिफाइड, यानी कि हमारा एमडीआरडी। एमडीआरडी क्या है? हमारा मॉडिफाइड डाइट इन रीनल डिजीज। ठीक है, अब यानी कि हमारी मॉडिफाइड डाइट, यानी मॉडिफाइड डाइट इस ये जो हमारा मेथड है, यानी कि ये रीनल डिजीज को कैसे इंडिकेट करता है? ये हमारे जो है ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है हमारा जीएफआर थ्रू इंडिकेट कर रहा होता है, यानी कि जीएफआर पता लगेगा हमें इसके थ्रू। तो हमें किन किन चीजों में मदद कर रहा होता है? ये हमें मदद कर रहा होता है क्रोनिक डिजीजेस की डायग्नोसिस के अंदर और उनकी स्टेजेस में। मीन्स यानी कि हमें क्रोनिक डिजीजेस भी पता लग जाएंगी और फिर किस स्टेज पर है किडनी डिजीज वो भी मालूम हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये हमें मॉनिटर, यानी जैसे कि डिजीज की प्रोग्रेशन है, यानी डिजीज कहाँ तक जा रही है, स्टेज वगैरह वो भी बताएगी। फिर फर्दर एडजस्ट मेडिकेशन डोजेज वो भी बता दें। ओके, कोई बोलना चाह रहा है? If somebody have any questions? If somebody have, then you can ask in the inbox. So please move to the another one. तो एक और बात ये है, जो हमारा एमडीआरडी है वो जो है ज्यादा एक्यूरेट है क्रॉफ्ट एंड गोल्ड के। ठीक है, किसके अंदर कि हमें रीनल डिजीज वगैरह बताने के। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं कि कॉकक्रॉफ्ट गोल्ड के फॉर्मुलाज क्या है। ठीक है, अब इनके फॉर्मुलाज की तरफ बढ़ते हैं, दोनों मेथड्स के। इसका सबसे पहले क्रीटन क्लियरेंस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 140 माइनस एज इन ईयर्स। ठीक है, 140 माइनस एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट इन केजी। तो हमारे यानी कि हमारा बॉडी वेट के कितना है? के अंदर क्या